सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सुनने वालों को, सखियों को, सखाओं को, सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। बुआ, आज बड़ा खास दिन है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक यानी कि सबके चहेते नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है और 126वां इनका जन्म जयंती दिवस मनाया जा रहा है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बधाई दी है और याद किया है, नमन किया, और हम भी नमन करते हैं। और जाहिर है कि फिर उनकी ढेर सारी बातें भी करेंगे। और उनके जन्मदिन को अब पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाता है। जी हाँ, घोषित कर दिया गया। तो लेकिन फिर भी और एक महान पर्वतारोही महिला सखी की हम बात करेंगे, चंद्रप्रभा एटवाल। जी हाँ, उस जमाने में इन्होंने झंडे गाड़े पहाड़ों पर जाकर जब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये किस जमाने की बात है, ये बाद में बताएंगे, है ना? हाँ। कि उस जमाने तो तुमने कह दिया, अब देखते हैं किस जमाने की बात होती है। और इसके अलावा भाई आज धारावाहिक भी सुनेंगे हमारे सुनने वाले, चित्रलेखा उस जमाने का उपन्यास। जी हाँ, पुरानी चीजें जो हैं वो वाकई आज भी कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तरोताजा कर देती हैं और हमारे लिए प्रेरक भी हैं। उन्हीं में से हम ये पर्वतारोही की बात करेंगे सखी विशेष में। और बुआ, हर पुरानी चीज जब वापस आती है तो एक नया रंग रूप पहनकर आती है, वो हमें बिल्कुल नई सी ही तो लगती है। बिल्कुल। और इसी तरह से पुरानी बातों को सोच कर कई बार हम निराश होते हैं। पुरानी कोई असफलताएं होती हैं तो उनको सोचकर निराश नहीं होना है। सोचिए कि क्या गलती की थी, कैसे गलती हुई और इससे अब बाहर कैसे आना है, पार कैसे पानी है। तो भाई असफलताएं जो होती हैं उससे तो हमें कैसे निजात पानी है ये तो सोचना ही है, और उसके संग संग ये भी देखना है कभी कभी क्या है कि कोई असफलता ऐसी होती है कोई नए दरवाजे खोल देती है। तो ये देखना है कि क्या होने वाला है। तो फिलहाल क्या होने वाला है? फिलहाल एक बहुत सुंदर सा गीत होने वाला है जिसे हम और आप सभी सुनने वाले साथ मिलकर सुनेंगे। बिल्कुल।
रोशनी न दे, ओ बेकरार दिल हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार, मुझे तू खुशी न दे, नई जिंदगी न दे, ओ बेकरार दिल। वो हमारे एक सुनने वाले लिखते हैं कि चुपके से मेरी आंखों पर उसने आकर हाथ रखकर पूछा, बताओ कौन है? मैं मुस्कुराकर धीरे से बोला, मेरी जिंदगी यानी विविध भारती। क्या बात है। इतना प्यार करते हैं हमारे सुनने वाले। प्यार तो बहुत करते हैं और बड़ी मजेदार बात ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारे विषय होते हैं कार्यक्रम के, उनसे भी बातें ये जोड़ लेते हैं और बहुत सारी बातें जो हैं वो हमें हमारी जो बताने जा रहे होते हैं उसमें इजाफा भी कर देते हैं, है ना? तो अच्छा लगता है। तो चलिए बताते हैं आज पराक्रम दिवस के बारे में। जी हाँ। 2021 की ये बात है जब केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने के रूप में निर्णय ले लिया और भारत सरकार ही आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इसकी भी स्थापना की गई। तो ऐसे बहुत सारे और भी काम किए गए। ये दिन इसीलिए होते हैं ताकि हम उन चीज़ों को याद करें। इसी दिन के जरिए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को याद करने के लिए उनको नमन कर रहे हैं, हम उनके योगदान को याद कर रहे हैं और हम कृतज्ञ हो रहे हैं कि भाई उन्होंने ये कुछ हमें दिया है। और जाहिर है कि देशभक्ति की भावना का संचार भी होता है और एक कहीं ना कहीं एक अपने भूमिका के बारे में हम एक फिर से सोचते हैं कि हमें क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। बिल्कुल, ये वो शख्सियत थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने हमें बहुत ओजस्वी नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस नारे ने हर भारतीय के खून में जैसे बहुत बड़ा जोश ला दिया और आज़ादी की जो जंग थी उसे बहुत तेज कर दिया। सबके बीच में एक उत्साह था और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा सम्मान को देने और याद रखने के लिए आज इस दिन को मना रहे हैं। जी हाँ, जो है पराक्रम दिवस। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। माताजी का नाम प्रभावती दत्त बोस और पिताजी जानकीनाथ बोस। 6 भाई और 6 बहनें थी उनके, वो 9वीं संतान थे। उनके पिताजी मशहूर वकील थे और उनकी बचपन से ही पढ़ाई में बड़ी रुचि रही और बहुत ओजस्वी थे भी। मेहनती और शिक्षकों के भी जाहिर है प्रिय थे क्योंकि बहुत ओजस्वी थे। लेकिन नेताजी को खेल कूद में कभी ज़्यादा रुचि नहीं थी और उन्होंने स्कूल की जो पढ़ाई थी कटक से पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो कोलकाता चले गए। वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिलॉसफी में उन्होंने BA किया और इसके बाद वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे। बहुत कठिन थी उस समय। हाँ, और अंग्रेजों का उस समय शासन था भारत में, तो ये बड़ा मुश्किल काम था। तो उनके पिताजी ने इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इंग्लैंड भेज दिया और 1919 में वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करके 4थे नंबर पर आए थे। बहुत कुशाग्र बुद्धि थी उनकी। और नेताजी स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और उनकी बातों का बहुत अनुसरण करते थे। उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और उनके मन में देशभक्ति की भावना जो थी बहुत प्रबल थी और उनकी आज़ादी के लिए हमेशा वो चिंतित रहते थे, जिसके कारण 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जुट गए और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। शुरुआत में कोलकाता में जो आज कोलकाता है, चित्तरंजन दास जी के नेतृत्व में वो काम कर रहे थे और जब उन्होंने अपनी अलग एक पार्टी स्वराज बना ली और रणनीतियां बना रहे थे, उस समय नेताजी ने कोलकाता के जो नौजवान थे, छात्र छात्रा और मजदूर लोग थे, उनके बीच अपनी एक खास जगह बना ली क्योंकि वो भारत को स्वाधीन रूप में देखना चाहते थे। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस और उनके काम की चर्चा इस तरह से धीरे धीरे फैलने लगी और एक युवा नेता के रूप में चर्चित हो रहे थे। और नेताजी गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे और दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन मकसद तो एक ही था। दोनों ही भारत की आज़ादी चाहते थे और बहुत जल्दी से जल्दी चाहते थे। विचारों का मेल न होने की वजह से वही जाहिर है फिर नेताजी ने खुद कांग्रेस छोड़ दिया। और जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी तो उन्होंने अपना एक अलग दल बनाया, द फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। और इस गठन का उद्देश्य बंगाल में वाम राजनीति को आधार और इसका जो आधार था उसे और अधिक मजबूती देना था। फिर जुलाई 1983 में
वो जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो ये जारी किया। और 21 अक्टूबर 1943 को ही आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा भी उन्होंने की। और इस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन जो है ना, हम सब युवाओं, मतलब जितने भी युवा हैं उनके लिए और भारतीयों के लिए एक आदर्श है। और जो देश के प्रति उनकी पूरी सच्चाई, ईमानदारी से जो था कार्यक्षेत्र में काम करने की बात थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और हमारे साथी ने भी लिखा है, नहीं सिर्फ जश्न मनाना, नहीं सिर्फ झंडे लहराना, ये काफ़ी नहीं वतन पर यादों को नहीं भुलाना, जो कुर्बान हुए उनके लफ्ज़ों को आगे बढ़ाना, खुद के लिए नहीं जिंदगी वतन के लिए लुटाना। तो भाई ऐसा ओजपूर्ण जो है ना बातें हमें याद रखनी चाहिए। 1943 में सबसे पहले उन्होंने अंडमान जो है ना पोर्ट ब्लेयर में रॉस आइलैंड में झंडा फहरा दिया था और देश की आज़ादी के मतलब बिगुल बजा दिया था, कह सकते हैं। और एक नया जोश आ जाता है इस तरह से। गया बिगुल दीवानो चल के चलो, गया बिगुल दीवानो चल के चलो, मंजिल की तरफ मस्तानो चलते चलो, मंजिल की तरफ मस्तानो चलते चलो। आजादी अपना हक जब तक न मिले तब तक, आजादी के परवानो चलते चलो। आजादी अपना हक जब तक न मिले तब तक, आजादी के परवानो चलते चलो। झंकर झंकर झनन झन झन झंकर अग्नि लीना, आजाद हो के बंधुओं जियो ये जीना, क्या जीना ये जीना, क्या जीना। लाठी चले या गोली तुम न डरो, लाठी चले या गोली तुम न डरो। शमशीर हो देश की तुम, तकदीर हो देश की तुम, बोलो इनकलाब की बोली तुम न डरो। शमशीर हो देश की तुम, तकदीर हो देश की तुम, बोलो इनकलाब की बोली तुम न डरो। झंकर झंकर झनन झन झन झंकर अग्नि वीणा, आजाद हो के बंधुओं जियो ये जीना, क्या जीना। ऐसे गीत और ऐसी शख्सियत जिनके बारे में हम उनकी जीवन के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो जोश हमारा बढ़ जाता है। और हमारे एक सुनने वाले हैं, वो लिखते हैं कि पराक्रम दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। तो हमारी तरफ से भी उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। आगे वो लिखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के महानायक और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 126वीं जयंती है, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब
नमन बात करते करें हैं, लेकिन ये बात तो है चंचल बिटिया कि देखो बाद में भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं और हुँ, उनके लिए उनसे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। और कहीं न कहीं वो जज़्बा जो है ना, जो हमारे कहते हैं ना विरासत में हमें मिला हुआ है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, अशफाक उल्लाह खां रहे हों, इन सब की जो है ना कहीं न कहीं हमारी रगों में तो वो तेज़ दौड़ रहा है, वो हुँ, जोश दौड़ रहा है और उसी का जो परिणाम है, वो हमारी बहुत सारी सखियों में भी दिख गया, है हुँ। ना? तो आज हम बात कर रहे हैं चंद्रप्रभा एटवाल की, जो कि एक पर्वतारोही हैं। और पर्वत की जब बात करें तो उनका पूरा जीवन भी बिल्कुल एक विराट पर्वत जैसा ही है। हुँ। पिथौरागढ़, जैसा कि हम नाम से ही हमें पता लग जाता है कि ये पथरीला इलाका है, यानी पहाड़ों का इलाका है। और यहाँ का धारचूला क्षेत्र विशाल प्राकृतिक संपदाओं का भी गढ़ है। इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों की विकटता से बाहर निकलकर बर्फ से लदी जो पहाड़ियां थी, लगभग 32 ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटियों को उन्होंने फतेह किया और बहुत सारे लोगों को पर्वतारोहण के लिए प्रेरित किया। प्रेरित किया। अब जन्म की बात करें तो ज़ाहिर है पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में ही दर्जी सिंह एटवाल और पदी देवी एटवाल के घर 24 दिसंबर 1941 में आपका जन्म हुआ। माताजी ने बचपन से ही उन्हें साहसिक कार्य के लिए प्रेरित करती रहीं और पिथौरागढ़ से लगभग 96 किलोमीटर की दूरी पर बसे उस दुर्गम क्षेत्र में उस समय न तो कोई सड़क थी और न ही आवागमन के लिए कोई विशेष साधन था। पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना पड़ता था। और ऐसे समय में उनके जो पिताजी थे वो कृषि कार्य पर ही पूरी तरह से निर्भर थे। हुँ। और परिवार में बहुत आर्थिक परेशानियां थी, बावजूद इसके उन्होंने अपने सभी बच्चों को विद्यालय भेजा। और इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी छांगरू से 1994 में पूरी हुई और फिर 1959 में हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण कर ली। अब देखो सन 1954 और 59 की बात है, 41 में जन्म हुआ तो कितने पहले की ये बात है ना? तभी तो हमने कहा था उस जमाने में जब सोचना भी मुश्किल था और ऐसे कठिन पहाड़ी रास्तों से घंटों पैदल चलकर स्कूल समय पर पहुंचना और फिर माताजी के कामों में हाथ बटाना, ये तो उनकी जैसे मान लो दिनचर्या ही थी। तो बचपन से ही भाई तेजी थी उनके में, अब चीते जैसी फुर्ती थी और हाई स्कूल की परीक्षा के बाद इंटरमीडिएट में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल में प्रवेश लिया और यहीं से उनके खेल जीवन की शुरुआत हो गई। विद्यालय स्तर में दौड़ना, भाला फेंकना, गोला फेंकना जैसे खेलों में भाग लिया, फिर बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की और अगर हम बात करें तो सन 1963 में उन्होंने राजकीय स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय नैनीताल से यह बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1964 में आईटीआई अल्मोड़ा से सिलाई कढ़ाई में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। मतलब जितनी वो खेलों में होशियार थी, कढ़ाई सिलाई में भी उतनी ही होशियार थी। और पहले ही तुमने कह दिया भाई घर के कामों में भी हाथ बटाती थी। और फिर आगे चलकर शिक्षक परीक्षा इलाहाबाद से भी उन्होंने उत्तीर्ण कर ली और कुछ समय के बाद ही एक सहायक अध्यापिका के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में उनको नियुक्ति मिल गई। फिर एक शिक्षिका का फर्ज भी बड़े बखूबी वो निभाती रही और हमेशा छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती थी। और जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्राएं होती थी, हाँ। उनकी फीस देकर उनकी सहायता भी करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरह से जानती थी इस बात को कि पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाली लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना, खासतौर पे जो आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत नहीं है, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो 10 से 30 किलोमीटर तक दूरी पर स्कूल बने हुए होते थे। हाँ, तो उतनी दूर जाना और फिर पैसा ना हो तो जाहिर है कि ये कहते हैं ना कि उत्साह जो है वो ठंडा पड़ जाता है कहीं ना कहीं। उस क्षेत्र में गांव की लड़कियों को स्कूल भेजने का उन्होंने अभियान चलाया और खुद पहाड़ी परिवेश में पली बड़ी होने कारण बचपन से ही पर्वतारोहण में उनकी बहुत रुचि थी और सारे जो विकटताएं थी उसमें पली बढ़ी चंद्रप्रभा के लिए जीवन में हर दिन पर्वतारोहण का ही रहा। बिल्कुल, क्योंकि रोज पहाड़ पर चढ़ना होता था ना उनको तो। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ पर चढ़े, मतलब बहुत कठिन काम करती थी। फिर बात आती है साल 1972 की। इसमें जून के महीने में चंद्रप्रभा ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जिसे निम के नाम से भी जानते हैं हम सभी, वहां से पर्वतारोहण का बेसिक और फिर 1975 में एडवांस कोर्स इन्होंने पास कर लिया। फिर 1976 में भारत स्काउट एंड गाइड कोर्स भी उत्तरकाशी से इन्होंने किया। फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय से 1979 में अर्थशास्त्र में एमए की उपाधि हासिल की और 1979 के फरवरी मार्च में बेसिक स्कीइंग पाठ्यक्रम और 1980 में इंटरमीडिएट स्कीइंग कोर्स द्वितीय श्रेणी में उन्होंने उत्तीर्ण किया। मतलब कह सकते हैं ना कि जो कहते हैं ना कि जो बर्फ के जो खेल हैं, हाँ। उसमें भी दक्षता हासिल कर ली। वैसे ये जानकारी जो कि इन्होंने निम से पढ़ाई की, ये हमारे एक साथी ने भी साझा किया है। पर्वतारोहण के इन सभी जो कोर्सेज को पूरा करने के दौरान ही वो विभिन्न पर्वत शिखरों पर चढ़ाई में भी सफलता हासिल प्राप्त करती रही और चंद्रप्रभा एटवाल की उत्कृष्ट सेवाओं को देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 1986 में साहसिक कार्यों के लिए विशेष अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी और जब उन्हें ये मौका मिला उस समय उनकी उम्र
30 साल की थी। चंद्रप्रभा ने उत्तरकाशी को ही अपनी कर्मस्थली बना लिया और पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग में आगे बढ़ती चली गई। फिर 1982 में चंद्रप्रभा को एडवेंचर के विशेष कार्यकारी अधिकारी बनाया गया और इस पद पर रहते हुए 1982 से 1999 तक बहुत सारे बच्चों को पर्वतारोहण के लिए प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि गढ़वाल, कुमाऊं जो पहाड़ी प्रदेश हैं, हाँ। वहां प्रशिक्षण के कैंप भी लगाए। और अगस्त 2009 में 69 वर्ष की जब वो थी तो उन्होंने इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के साथ टीम लीडर के रूप में श्रीकंठ चोटी का सफल आरोहण किया। ये बहुत क्या बड़ी बात बात है, थी। बहुत बड़ी और बात। तमाम संघर्षों को उन्होंने अपनी पुस्तक पहाड़ की पुकार में बहुत विस्तार से बताया है। और केदार डोम जो कि 6,940 मीटर की ऊंचाई पर है और बंदर पूंछ जो 6,316 मीटर जैसी जो ऊंचाई की चोटियां हैं, उन पर अपनी जीत के बाद वे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की दृष्टि में आई। तब सबकी नजर गई उनके ऊपर और फिर 1981 में एक अभियान के हिस्से के रूप में उनको चुना गया और वे चाहते थे कि पहली बार कोई महिला पर्वतारोही जो नंदा देवी शिखर तक पहुंचने में सक्षम हो जाए। और किसी ऊंचे पर्वत पर पहुंचना एक पर्वतारोही के लिए तो मान लो एक बहुत बड़ा त्योहार है, उत्सव है। और अगर ये इतिहास में पहली बार हो रहा है तो फिर इसकी बात ही अलग होती है। तो साल 1981 में चंद्रप्रभा एटवाल, रेखा शर्मा और हर्षवंती बिष्ट नंदा देवी की चोटी पर, जो कि 7,816 मीटर की ऊंचाई पर थी, तब ये पहली बार हुआ कि महिलाओं ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी पर अपने कदम रखे और सारी बाधाओं के खिलाफ चलते हुए चांदनी ढलान पर अपना रास्ता बनाते हुए नंदा देवी शिखर तक पहुंच गई। बहुत बड़ी बात है। कैसा लग रहा है सोचकर? एक गीत सुन ले बुआ।
देखने में जितने सुंदर लगते हैं ना दूर से, चढ़ने में वो उतने ही मुश्किल होते हैं। और इसी तरह से जब वो नंदा देवी शिखर पर पहुंची थी, तब शीर्ष पर जब वो पहुंची तो बहुत अंधेरा हो चुका था, लेकिन चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहा था और पास की ढलानों पर जो बर्फ थी उसे झिलमिलाते हुए देखा जा सकता था। ये वो पल था ना उनके लिए जो बहुत रोमांचकारी था उनके लिए। और फिर ऐसा पल हो तो जो रात की रोशनी है तब भी लगता है जैसे बहुत सुंदर। रात के अंधेरे में रोशनी बिखर गई हो और जी। जैसे कोई स्वर्ग देख लिया, ऐसी अनुभूति उनको हुई। वो कहती हैं कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता जो अनुभूति उन्हें हुई थी। बिल्कुल बात सही है। और ये तो सही बात है कि कहीं ना कहीं ये लोग बहुत खुशनसीब है कि ऐसे ऐसे जो प्रकृति के सुंदर नज़ारे हैं ये लोग देखते हैं और उसको महसूस करते हैं। 1981 में जापान के 3 विभिन्न पर्वत शिखरों का भी सफल आरोहण किया। यही जो थी ना प्रकृति की जो खूबसूरती है वो उन्हें खींचती थी, कहना चाहिए। फिर 1984 में चंद्रप्रभा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के अभियान में शामिल हुई। 11 मई 1984 को इन्होंने 28,750 फीट की ऊंचाई पर पहुंची, लेकिन उन्हें खराब मौसम के कारण वापस बुला लिया गया। फिर 1993 में भारत नेपाल महिला अभियान की सदस्य के रूप में एवरेस्ट की चोटी तक आरोहण अभियान में शामिल हुई। फिर 1998 में सितंबर अक्टूबर में फिर ये करीब 20,331 फीट ऊंची पर्वत चोटी पर विजय पताका इन्होंने फहराई और उस समय ये 57 वर्ष की थी। मतलब उम्र कहीं भी आड़े नहीं आती है अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है। ऐसा लगता है कि उनका घर ही है पहाड़ों पर चढ़ना ना, खेलो जैसे कहते हैं और ना। जो महिला यानी कि जब वो बच्ची थी, बहुत छोटी थी, उस उम्र से उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया तो 57, 58, 60 फिर कोई भी उम्र हो। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह से अलकनंदा और गंगा में रुद्रप्रयाग से हरिद्वार तक और भारत अमेरिका अभियान दल के साथ नंदप्रयाग से देवप्रयाग तक और देवप्रयाग से हरिद्वार तक रिवर राफ्टिंग के भी उन्होंने बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सिर्फ पहाड़ों पर नहीं चढ़ी, वो पानी में भी चली हैं। क्या बात है। वहीं उन्होंने विदेशों में ट्रैकिंग के भी कई अभियानों में हिस्सा लिया है बुआ। तो भाई इन्हीं सब के लिए तो उन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार और फिर 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड और फिर 2002 में गढ़ गौरव सम्मान सहित बहुत सारे और भी इन्हें सम्मानों से नवाजा जा चुका है। और 68 साल की उम्र में 7,057 मीटर संतोपत और 6,137 मीटर श्रीखंड पर्वत श्रृंखला पर तिरंगा लहराने का जो हौसला था उसे देखते हुए भारतीय पर्वतारोहण संघ ने नैन सिंह किशन सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको नवाजा और तेनसिंग नॉर्गे एडवेंचर लाइफ टाइम अवार्ड ये भी उनको दिया जा चुका है। तो भाई उनकी जो जीवन कथा है, उनके रास्ते में आने वाले हर मौके पर धैर्य और दृढ़ता की कहानी है जो बताती है क्यों अपनी उम्र के इस पड़ाव पर भी अभी भी पहाड़ों में एक आखिरी पड़ाव का सपना देखती हैं। बिल्कुल, जिसका पूरा जीवन ही पहाड़ों पर बीता हो उसका यही सपना होगा कि आखिरी पड़ाव भी उन्हीं पहाड़ों पर, वही पहाड़ों पर। तो बुआ अब एक अंतराल का समय हो गया। हाँ बिल्कुल, तो अंतराल लेते हैं। विविध भारती पर इस समय सुन रहे हैं हमारे श्रोता कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं, लेकिन अब एक वो गीत सुन ले पहले। हाँ, मतलब गीत के साथ हम हाजिर हो गए ना। पिया कैसे मिलूं तुझसे, मेरे पाँव पड़ी जंजीर, हृदय में अग्नि सुलगे, नैनन से बरसे नीर, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। दुनिया से है क्या शिकवा, मेरी रूठ गई तकदीर,
लाख जतन कर हार गया, सूझे न कोई तदबीर, मेरी रूठ गई तकदीर। पिया कैसे मिलूं तुझसे, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। दुनिया से है क्या शिकवा, मेरी रूठ गई तकदीर। शिकवा, मेरी रूठ गई तकदीर। फूल मिले कम काटे ज्यादा, बीज ये कैसा बोया जियो। फूल मिले कम काटे ज्यादा, बीज ये कैसा बोया। मालिक तेरे जग में जिसने प्यार किया वो रोया। आंसू के रंग में रंग डाली प्यार की ये तस्वीर। पिया कैसे मिलूं तुझसे, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। दुनिया से है क्या शिकवा, मेरी रूठ गई तकदीर। गाना तो बहुत अच्छा था बहुत बुआ, अच्छा लेकिन जिन्हें धारावाहिक चित्रलेखा का इंतजार है, अब उनका इंतजार पूरा होता वो है। तो हमें भी है। चित्रलेखा। उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा का हिंदी कथा साहित्य को एक अमूल्य उपहार, चित्रलेखा। मानव मन में चिरकाल से चुभते आ रहे प्रश्नों का दार्शनिक समाधान, चित्रलेखा। पिछली कड़ी के पूर्वार्ध में हमने योगी के छल से आहत और अपमानित चित्रलेखा का आक्रोश देखा, और उत्तरार्ध में हमने पाया कि मानसिक ऊहापोह ने बीजगुप्त को एकांत प्रेमी बना दिया है। आज की कड़ी में बीजगुप्त के अंतर में उठता विचार ज्वार भी है और श्वेतांग का विचलित मन भी। आज श्वेतांक ने चित्रलेखा की बात चलाकर बीजगुप्त के हृदय में एक और हलचल उत्पन्न कर दी। वो उस रात को सो न सका। चित्रलेखा प्रसन्न है, स्वस्थ है, और बीजगुप्त दुखी है। कैसी विषमता, कैसा भ्रम। फिर पराजय ही सही, यशोधरा से विवाह करना ही होगा। अपने जीवन के सूनेपन को दूर करके रहना ही होगा। श्वेतांक ने बीजगुप्त के स्वर में, उसकी मुद्रा में
तथा चित्रलेखा की ओर से बीजगुप्त की उदासीनता में प्रथम बार उस सत्य का आभास देखा जिसको अभी तक वो न देखने की कोशिश कर रहा था। उस रात को वो भी सो न सका। प्रातः हुआ। बीजगुप्त उस दिन अधिक प्रसन्न था। उसने निश्चय कर लिया था कि मृत्युंजय से यशोधरा के विवाह के विषय में बातचीत करेगा। वो बाहर आया। आज प्रथम बार उसके मुख पर वो प्राकृतिक मुस्कुराहट दिखलाई दी जिसका बीजगुप्त अभ्यस्त था। जलपान करने को वो बैठा। श्वेतांक वहां न था। उसने परिचारिका से श्वेतांक को बुलाने को कहा। श्वेतांक आया। उसका मुख पीला था। यह स्पष्ट था कि वो गहरी चिंता से पीड़ित है। बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांक, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या? स्वामी, स्वास्थ्य तो ठीक है, पर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्या बात है? स्वामी, आपकी मुझ पर इतनी कृपा रही है, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। तुम जानते ही हो श्वेतांक, तुम मेरे भाई के समान हो। जो कुछ मेरे वश में है, मैं तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूं। मैं जानता हूं, और इसीलिए स्वामी से प्रार्थना करने का साहस हो रहा है। स्वामी, मैं सामंत मृत्युंजय की कन्या यशोधरा का पाणी ग्रहण करना चाहता हूं। बीजगुप्त चौंक उठा। उसे ऐसा लगा मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ ही उसके शरीर में 1000 डंक चुभो दिए हों। कुछ क्षणों के लिए वो विमूढ़ सा श्वेतांक की ओर देखता ही रह गया। क्या कहा? यशोधरा का तुम पाणी ग्रहण करना चाहते हो? उसमें मेरी सहायता की क्या आवश्यकता? स्वामी, आप ये प्रस्ताव आर्य मृत्युंजय के सामने रखें। तुम जानते हो श्वेतांक कि मृत्युंजय ने उसके पाणी ग्रहण का प्रस्ताव मुझसे किया था, और मैंने उस समय चित्रलेखा के कारण उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तुम ये भी जानते हो कि चित्रलेखा मेरे जीवन से निकल गई है, और मैं यशोधरा की ओर यथेष्ट आकर्षित हूं। जानता हूं स्वामी, पर यह नहीं जानता कि स्वामी के हृदय में भी यशोधरा के पाणी ग्रहण की बात उठ सकती है। नहीं, जो कुछ तुम कह रहे हो वो संभव नहीं है। मैं यशोधरा से प्रेम करने लग गया हूं। आज रात को ही मैंने यशोधरा से विवाह करने का निश्चय कर लिया है। तुम मुझसे क्या करने को कह रहे हो श्वेतांक? क्या इतनी वेदना, इतना दुख और इतनी हलचल मेरे लिए काफी नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना जीवन नष्ट कर दूं? नहीं श्वेतांक, नहीं, यह असंभव है। मैं यशोधरा से विवाह करूंगा, इतना समझ लो। स्वामी, मुझे क्षमा करो, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। मैं अपने अधिकार से बाहर चला गया, मुझे क्षमा करो स्वामी। तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल, तुम आदर्श हो। स्वामी, मुझे क्षमा करो। मुझे पागल मत बनाओ श्वेतांक। जाओ, यहां से चले जाओ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, चले जाओ, चले जाओ यहां से।
श्वेतांक धीमे धीमे वहां से चला गया। बीजगुप्त ने अपना हाथ अपने सिर पर मारा। हाय रे भाग्य! नहीं नहीं श्वेतांक, यह नहीं हो सकता। विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा। क्या मुझे सुख से रहने का अधिकार नहीं है? मैं अभी जाऊंगा। मेरे निर्णय में बाधा डालने वाला कोई नहीं है। मैंने निश्चय कर लिया है। मैंने निश्चय कर लिया है कि यशोधरा से विवाह करूंगा। अब उस निश्चय को बदलना असंभव है। पर श्वेतांग को क्या अधिकार है कि वो यशोधरा से प्रेम करे? क्या वो नहीं जानता कि मैं यशोधरा की ओर आकृष्ट हूं? पर इसमें श्वेतांग का क्या अपराध? उसका प्रेम करना स्वाभाविक ही है। वो युवा है, उसके भी रक्त और मांस है। सब प्राकृतिक प्रेरणाएं हैं। और फिर वो क्या जाने कि मेरा चित्रलेखा के प्रति प्रेम मर गया। मेरा चित्रलेखा के प्रति प्रेम मर गया। ये क्यों? मैं कितना निर्बल हूं कि एक स्त्री से प्रेम करके अब दूसरी स्त्री से प्रेम कर रहा हूं। क्या वास्तव में प्रेम अस्थाई है? नहीं, प्रेम अस्थाई नहीं है। फिर मैं ये सब क्यों करने जा रहा हूं? क्या चित्रलेखा से बदला लेने के लिए? नहीं। बीजगुप्त यशोधरा के भवन की ओर चल दिया। फिर भी उसकी विचार श्रृंखला टूटी नहीं। क्या संयम के यही अर्थ हैं? क्या संसार में अपनापन ही सब कुछ है? तो फिर मनुष्य में और पशु में भेद क्या है? प्रत्येक प्राणी अपने लिए जीवित है। प्रत्येक व्यक्ति मानव भाव से प्रेरित होकर काम करता है। फिर मुझ में और संसार के अन्य प्राणियों में भेद कैसा? यशोधरा से मेरे विवाह का क्या परिणाम होगा? एक व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा। किसका जीवन नष्ट होने की बात सोच रहा था बीजगुप्त? श्वेतांग, यशोधरा या स्वयं बीजगुप्त? किसके लिए घातक होगा उसका निर्णय? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा अगली कड़ी में, अगले सप्ताह।
आज की कड़ी में स्वयं से जूझते बीजगुप्त को साकार किया कमल शर्मा ने और आतुर प्रेमी श्वेतांग बने अमरकांत। सूत्रधार थे हरीश भीमाणी। इस रेडियो पठन में सहायक हैं राजेश मलिक और अजय राजकारणे। निर्देशन और प्रस्तुतिकरण लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अगली अर्थात 43वीं कड़ी में भेंट होगी। तब तक शीला शुक्ल का नमस्कार। अनोखे हाय दे गया प्यार के। आज है सुनी सुनी दिल की गलियां, बन गई कांटे मेरी खुशियों की गलियां। आज है सुनी सुनी दिल की गलियां, बन गई कांटे मेरी खुशियों की गलियां। प्यार भी खोया मैंने सब कुछ हार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। अखियों से नींद गई मनवा से चैन रे, छुप छुप रोए मेरे खोए खोए नैन रे। अखियों से नींद गई मनवा से चैन रे, छुप छुप रोए मेरे खोए खोए नैन रे। हाय यही तो मेरे दिन थे सिंगार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। देखो बोल चंचल, देखो, हाँ देखो बहुत सारे हमारे जो साथी हैं ना, वो बड़े दुखी हैं कि वो भी छुप गए हैं, आज नहीं संदेशा लिख पा रहे हैं। कुछ हैं जो 6 महीने बाद आए हैं, उन्होंने लिखा भाई 6 महीने बाद, लेकिन फेसबुक पर हाँ कार्यक्रम सुन रहे थे वो लोग। हाँ, लेकिन फेसबुक पर कमेंट उन्होंने 6 महीने 6 के महीने बाद किया है। चलिए, और 6 महीने के बाद स्वागत करते हैं उनका। स्वागत करते हैं, और कार्यक्रम जो सुन रहे हैं, जो कमेंट लिख रहे हैं और जो नहीं भी लिख रहे हैं, उन सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और भाई जुड़ तो जाते ही हैं हमारे साथ ही, अच्छा लगता है। कुछ चाय पी रहे हैं, कुछ नहीं पीते हैं, है ना। लेकिन
हौसला जो है वो बनाए रखना चाहिए। तो असफलताओं को सफलता में कैसे बदलें या सफलता कैसे प्राप्त करें, इस पर देखिए हमारे सुनने वाले क्या लिखते हैं बुआ। असफलताएं ही किसी व्यक्ति की सफलता की राह को आसान बनाती हैं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत बार असफल हुई हूँ, लेकिन जिंदगी में हर किसी को सफलता मिले ये जरूरी नहीं। जीना तो पड़ता है हार कर भी। बाधा जितनी भी बड़ी हो, अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। अवसर को ना पहचानना भी असफलता का एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, ये बात सही है कि अवसर को पहचानना बहुत जरूरी है। ऐसे कोशिश जारी रखकर जरूर सफल तेरा काम होगा, तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा नाम होगा। ये हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। तो भाई कोशिश जारी रखनी ही चाहिए। इसी तरह से एक और अनुभव अपने साथी ने अपना ये लिखा है कि 2010 में मुझे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत थी, तो मैं उसके लिए परीक्षा देते हुए घबराहट के कारण पहले तो बहुत असफल हुई। किंतु मैं हताश नहीं हुई, फिर से कोशिश की, फिर से प्रयास किया, जिसमें 100% उत्तीर्ण हुई, यानी कि सफलता प्राप्त की। क्या बात है। तो भाई इस तरीके से कोशिश जो है रखना ही चाहिए। और ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि असफलता का सामना कैसे करें। अर्ज करते हैं, जब डूब रहती थी कश्ती, जब डूब रही थी कश्ती हमारी और दूर था किनारा, ये लिखते हैं, जब डूब रही थी कश्ती हमारी और दूर था किनारा, तब भी भरोसा सिर्फ खुद पर था हमारा। अच्छे पुस्तक वाचन भी एक सहारा होता है। अर्जुन को भी युद्ध से पहले अपनी कुशलता पर संशय था। असफलताओं को हम ऐसे ही लेना है कि हम सफलता के एक स्टेप नजदीक आ चुके हैं। अब बस बेहतर और सटीक प्रयास की देर है। बहुत अच्छी बात बुआ इन्होंने एक लिखी है कि जो अच्छी पुस्तकें हैं या जो बहुत अच्छा साहित्य है वो जरूर हमारा मार्गदर्शन करता है। कहीं अगर हम किसी चीज में हमें बार बार फेलियर मिल रहा है, बार बार हम असफल हो रहे हैं, तो या तो किसी अच्छे जिन्होंने बहुत सबको प्रेरणा के लिए आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की है, उनको हम पढ़ें, उनको हम सुने, तो वो हमारी जो कहीं कोई कमी है, हो सकता है उन्हीं की किसी बात में उसकी झलक हमें मिल जाए और वो राह हमारी आसान हो जाए। ऐसे ही आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी बातों से हमें प्रेरणा मिलती है या उनके जीवन से शिक्षा मिलती है, तो उनसे आप मिल भी सकते हैं। सशरीर मिलें, उनसे बाकायदा सीधे बातचीत करें और बताएं अपनी समस्या। और देखो फिर बात आती है कि ये लगभग एक तरीके से कह सकते हैं कि बीमारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जिससे आप प्रेरणा ले रहे हैं उसके सामने दिल खोल के अपनी बात कहें। उसमें थोड़ी सी ना चालाकी ना करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपको कोई उपचार चाहिए तो डॉक्टर को जब तक आप अपनी सही बीमारी के बारे में, दिक्कत के बारे में, परेशानी के बारे में नहीं बताएंगे, आपको सही उपचार नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी से सहायता मांगने, मदद मांगने या अपनी राह को आसान करने के लिए गए हैं, तो मुश्किल खुलकर और सही बताना पड़ेगा। और ऐसे ही क्योंकि हमारे साथी लिखते हैं कि असफलता बहुत कुछ सिखा जाती है। मेरा छोटा भाई डॉक्टर जो है कक्षा 10 में अंग्रेजी में ग्रेस से पास हुआ था। फिर उसने ऐसी पढ़ाई की जो आज अंग्रेजी का प्रोफेसर है और संस्कृत और हिंदी में शास्त्री की है। ऐसे उदाहरण दिया कि हम अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है बुआ। इसी तरह से गणित जो विषय है उससे बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, लेकिन अगर जो उसके फार्मूलाज होते हैं छोटे छोटे, उन पर चलकर वो गणित को हल करना, सवालों को हल करना सीख लें, तो गणित से आसान कोई विषय नहीं होता। ऐसे ही संस्कृत भी है बस, लेकिन उस डर को कहना कि वो जो डर है उसके आगे निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी तरह से एक छोटी सी बात हमारे सुनने वाले एक श्रोता है, उन्होंने लिखी है कि कोशिश जारी रख, सफल तेरा काम जरूर होगा, तू बस धैर्य बांध रख, शीर्ष पर तेरा नाम होगा। क्या बात है। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथी लिख ही रहे हैं। और इन्होंने लिखा कि आप सफलता को मापदंड बनाने के लिए प्रयास करें। असफल भले ही हों, लेकिन ध्यान रखें कि आगे बढ़ना है। और लिखते हैं कि असफलता हमें नकारात्मक बनाती है। खुद पर गुस्सा होते हैं, फिर आसपास के लोगों पर गुस्सा करते हैं। गुस्से में कई बार ऐसा कुछ कह देते हैं या कर देते हैं जिसके बारे में सोचकर आपको बाद में पछताना होता है। असफलता के बाद की नकारात्मक भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने शौक को समय देना। अपनी पसंद की गतिविधियों में समय बिताएं। शरीर में ऐसे क्या होता है कि ये कह रहे हैं कि हैप्पी हार्मोन जो है वो स्रावित होते हैं, तो जाहिर है कि नकारात्मक भावनाएं दूर रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तो फिर नई ऊर्जा के साथ काम में जुट जाएंगे। और ये सही बात है कि एक बार में सफलता हमेशा नहीं मिलती है। और बच्चों को भी हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई तुम जब पेड़ पे चढ़ोगे गिर जाओगे, गाड़ी चला रहे तो भाई ध्यान से चलाना, गिर जाओगे। इसी को हम अगर सकारात्मक रूप में कहें कि भाई संभल कर चलाना, एक सकारात्मक रूप हम हर बात को दे सकते हैं। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया,
जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया हो गई आधी रात अब घर जाने दो जाने दे ओ रसिया मेरे मन बसिया जाने दे ओ रसिया मेरे मन बसिया गाँव मेरा बड़ी दूर है तेरी नगरिया रुक न सकूं मैं प्यार मेरा मजबूर है तेरी नगरिया रुक न सकूं मैं प्यार मेरा मजबूर है जंजीर पड़ी मेरे हाथ अब घर जाने दो जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया हो गई आधी रात अब घर जाने दो बुआ हमें भी इजाजत लेनी है और चलने का समय क्योंकि हो चला है तो अभी सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली